नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चिप के चीफ बनने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में काइंस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कई यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार या सोना चांदी नहीं है। असली ताकत है चिप्स यानी सेमीकंडक्टर। जी हाँ, वही छोटे छोटे माइक्रो चिप्स जो आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार, टीवी, यहाँ तक कि मेडिकल मशीनों और मिसाइलों तक की जान है। कहा जाता है कि जिसके पास चिप्स की ताकत है वही भविष्य पर राज करेगा। और अब भारत, वो भारत जो कभी टेक्नोलॉजी में दूसरों का मुरीद था, अब खुद सेमीकंडक्टर की दुनिया में किंग बनने का सपना नहीं बल्कि हकीकत गढ़ रहा है। 31 मार्च मंगलवार को पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महाबली बनने की दावेदारी को और मजबूत किया। भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इस मौके पर मौजूद कई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 को सेमीकंडक्टर प्लांट का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस गति से विकसित हो रहा है। 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि एक भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी दिखाई है और अब हम इसके नतीजे देख सकते हैं। भारत की अपनी कंपनी ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई है। ये हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। बता दें कि साणंद में 1 महीने के भीतर दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन शुरू हुआ। यहाँ अत्याधुनिक चिप्स का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट से उच्च तकनीक वाले विनिर्माण क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ उत्पादित चिप्स घरेलू मांग पूरी करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भेजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
1 अप्रैल से काफी चीजें बदल रही हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। ब्रेड, बिस्किट और जूते चप्पल जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी होने जा रही हैं। बताया जा रहा है कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 30 में मिलने वाला ब्रेड 35 तक पहुंच जाएगा। आखिर क्यों बढ़ रही कीमतें और उसका आम लोगों पर असर क्या होगा, आइए देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। मार्च खत्म और महंगाई शुरू। जी हाँ, 1 अप्रैल से लोगों को महंगाई का जोर का झटका लगने जा रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर फुटवेयर तक कई जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा तय माना जा रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टैक्स इसके पीछे बड़ी वजह है। पिछले कुछ महीनों में लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में कंपनियों के पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भाई फ़र्क तो बहुत पड़ गया है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ 180 की लाते थे, आज वही हमें जो है कि 220 रुपए की मिल रही है। तो अब ग्राहक से भी निकालना पड़ेगा, लेकिन ग्राहक कहते हैं भैया ये तो इतने का आता था, लेकिन ग्राहक ये नहीं समझ रहा है कि पीछे से ही रेट बढ़ा आ रहा है। लेकिन अब क्या करें, शादी पार्टी है तो ग्राहक भी खरीद रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं रही जो पहले होती थी। अब तो बहुत गिरावट है मार्केट के अंदर। बस मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से अच्छे दिन आएँ, अच्छे दिन का इंतज़ार है, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है भाई। हर चीज़ जो है ये सबसे समझ लीजिए, ये आर्टिकल हम 350 का बेचते थे, अब हमें इसको खींच के बेचना पड़ेगा। ग्राहक कहेंगे हम तो 350 का लेकर, बहस बहुत होगी। लेकिन अब ठीक है, पहले 10 बेच लेते थे, अब 5 बेचेंगे। बस ये है, बहुत गिरावट आ गई है मार्केट के अंदर। अभी मार्केट बहुत गिरे हुए हैं समझ लो, तो उस वजह से जो है कॉस्मेटिक के रेट भी बढ़ रहे हैं। जैसे ये नेल पेंट है कि एक हमारे पास 75 रुपये उसकी MRP थी, अब उसकी 90 रुपये। अभी 2, 4, 8, 15 दिन में ही उसकी MRP भी बढ़ गई है, उसकी रेट बढ़ गया। कस्टमरों से भी बहस होती है चक्कर में। वो मार्केट तो बहुत डाउन हो गया अभी 2, 4, 8, 15 दिन से। उनके हालात ख़राब चल रहे हैं समझो। अभी कुछ दिनों से शॉर्टेज हुई है, जो कलेक्टर के हिसाब से डीजल पे पाबंदी लगाई गई है, और गैस की सप्लाई कम होने की वजह से जो मिल भी नहीं रहा है अभी, और मिल भी रहा है तो बहुत बढ़े हुए रेट्स में मिल रहा है, जिससे प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है और प्राइस भी अब चीज़ों के बढ़ेंगे। क्योंकि जितनी क्षमता थी अभी तक प्रोडक्शन वालों की, अब तक तो सह रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है कि उस चीज़ को सामान्य रेट में बनाए रखना। मेरे को लगता है कि 20% रेट्स अब बढ़ेंगे चीज़ों के। अच्छा, अब जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं और बेकरी आइटम में जो भी उत्पाद रहते हैं, पेस्ट्री, पैटीज, इन सब के रेट्स थोड़े अब बढ़ेंगे। अच्छा, इसको क्योंकि गैस सामान्य रूप से मिल नहीं रही है, अच्छा, इस कारण से अब रेट बढ़ेंगे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों से ही रेट बढ़कर आ रहे हैं, लिहाजा वे मजबूर हैं, उसी हिसाब से ग्राहकों को बेचना पड़ेगा। ग्राहक जरूर सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? कल से जो लग रहा है 1 तारीख से, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है, तो उसमें ब्रेड है, बिस्किट हैं, ये सभी जो आइटम हैं इसके रेट बढ़ जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी इसकी। इधर उपभोक्ताओं का कहना है कि महंगाई की मार तो पहले से ही पड़ रही है, और अब 1 अप्रैल से कीमतों में बढ़ोतरी के बाद तो लगता है कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई तो बढ़ रही है, पर इसका कुछ सल्यूशन है नहीं, वो पेट्रोल डीजल के रेट के कारण। आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार के ऊपर ही है सब। मार्केट में रिस्पॉन्स कम हो गया है, पहले जितने कस्टमर थे वो कम हो गए हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में महंगाई के चक्कर में। वो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई रेट बढ़ेगी तो लोग थोड़ा पीछे हटेंगे खरीदी करने से। महंगाई के बोझ तले आम आदमी पहले से ही दबा हुआ है, ऊपर से महंगाई का ये नया दौर आम लोगों के लिए कितनी मुश्किलें लेकर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू हो जाएंगी, और अब वो आम आदमी का बजट कितना बिगाड़ेगी, इस पे सबकी निगाहें हैं। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन नोबेस के साथ मुक्ता पाठक। राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरफ्तार आतंकी शबीर अहमद लोन ने पूछताछ में कई अहम राज खोले हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। लश्कर-ए-तैयबा के पोस्टर बॉय शब्बीर अहमद लोन की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद आतंक के नापाक साजिश की परत दर परत खुलती जा रही है।
शब्बीर से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि लोन पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि अबू हुजैफा ने ही लोन को संगठन में भर्ती किया था। इसके बाद लोन ने 21 दिन का दौराए आम और 3 महीने का दौराए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया, जिसमें उसे हथियार, ग्रेनेड, आईडी और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, उसे मुजफ्फराबाद में ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम दौराए सूफा के लिए भी भेजा गया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के प्रमुख धार्मिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की गई। दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की भी रेकी की गई थी। इन जगहों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे गए। इतना ही नहीं, कनॉट प्लेस और पहाड़गंज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को भी संभावित टारगेट के तौर पर चुना गया था। आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लश्कर के साथ मिलकर बांग्लादेश में द रेजिस्टेंस फ्रंट की तर्ज पर एक नया आतंकी संगठन खड़ा करने की योजना बना रहा था। शब्बीर अहमद से पूछताछ में हुए अहम खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं और किसी भी अनहोनी की आशंका को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कालिका जी माता मंदिर पर। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप देखिए ये जो तस्वीर है, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं। खुद यहाँ पर DCP से लेकर के ACP, उसके साथ साथ SHO और तमाम टीमें तैनात की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। राजधानी दिल्ली में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाँच में लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरफ्तार आतंकी शब्बीर अहमद ने लोन ने पूछताछ में कई अहम राज खोले, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर अहमद लोन का सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर से था। जांच में सामने आया कि वह लगातार आरिफ डार और शुबाना बाबर के संपर्क में था। आसिफ डार टेलीग्राम के एनिक्रिप्टेड हैंडल के जरिए पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। जांच एजेंसियों को एक खास मोबाइल नंबर मिला है जो सुराग मिला। उसके बाद इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एजेंसियों ने कहीं न कहीं इस आतंकी का गिरफ्तार। उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप था जो इसने वहाँ पर ट्रेनिंग लिया। उस ट्रेनिंग के बाद ये यहाँ पर इस तरह के आतंकी, जैसे कि जिसमें चर्चा किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो पूछताछ में आया कि कई ऐसे बड़े मंदिर थे जो दिल्ली के, उनको ये टारगेट पे रखे हुए थे। उसके साथ साथ लोटस टेम्पल के साथ साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो इनका टारगेट पे था। दिल्ली के कालका जी मंदिर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। एंट्री गेट्स पर सख्त चेकिंग की जा रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विजिटर्स की एंट्री पर निगरानी बढ़ाई गई और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। गिरफ्तार आतंकी शब्बीर अहमद लोन से पूछताछ में कई अहम राज खोले, जिसमें सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के लोटस टेम्पल में। जिस तरह से इस मॉड्यूल में इस तरह से खुलासा हुआ पूछताछ में कि कई ऐसे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मंदिर, लोटस टेम्पल, कई ऐसे संस्थानों का जिक्र किया गया था जहां पर बड़ा हादसा या घटना करने का फिराक में ये आतंकी मॉड्यूल था। इन लोगों ने जिस तरह से जिक्र किया था कि कई मंदिर, लगभग 3 मंदिर ऐसे हैं राजधानी में जिनको कहीं न कहीं हम टारगेट पे रखे थे। उसके साथ साथ लोटस टेम्पल और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके थे जो इनके टारगेट पे थे। फिलहाल इस मॉड्यूल का गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने एक अहम खुलासा किया। उसके साथ साथ इन तमाम जगहों पर चौकसी की तरफ से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल इस गिरफ्तारी से स्पेशल सेल की टीम या दिल्ली पुलिस को अगर कहा जाए तो कई अहम खुलासा करने या होने की संभावनाएं हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन जगहों के वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे गए थे। इसके अलावा छतरपुर मंदिर और कनॉट प्लेस भी निशाने पर थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। राजधानी में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन के कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि उसका सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से था और वो लगातार आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर काम कर रहा था। पूछताछ में यह भी पता चला कि दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों की रेकी की गई थी। इन जगहों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान में भेजे गए थे। इतना ही नहीं, कनॉट प्लेस और पहाड़गंज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके की भी संभावित निशाने पर रखा गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर से मिलकर बांग्लादेश में एक बार फिर आतंकी संगठन खड़ा करने की साजिश भी रच रहे थे। फिलहाल स्पेशल सेल की जांच जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नेटवर्क से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। जगह जगह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर आ रही है। कोलकाता में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पहले कहा सुनी और फिर देखते देखते हाथापाई और मारपीट। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत इस बात की है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तनाव किस कदर बढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फॉर्म 6 को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। वहीं टीएमसी समर्थकों का दावा है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालात ऐसे हो गए कि नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी। इस पूरे मामले में बीजेपी का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। इधर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दावा है कि सिर पर तिलक लगाए एक व्यक्ति पूर्वी मेदिनीपुर के 400 फॉर्म 6 लेकर अंदर गया था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एक कार्यकर्ता ने कहा, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद पुलिस आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद उत्तरी कोलकाता से भी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक वहां पहुंच गए। पुलिस दो लोग को बचा रहा है, पुलिस दो लोग को बचा रहा है, हम लोग को रोक रहा है, वो लोग को बचा रहा है। ये देख के इस हिसाब से लिखा परिचय दे दिया गया। हम लोग संभाल लेंगे। दोनों दलों के कार्यकर्ता और समर्थक पुलिस बैरिकेड के दोनों ओर जमा हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता वहां बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा, हम सुवेंदु दा के लिए आए हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता वहां बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस घटना के साथ ही जैसे जैसे समय बीता, स्थिति और भी तनावपूर्ण होती गई। एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी। और ये हारने वाले हैं चुनाव में, इसीलिए बार बार यही चीज तृणमूल कर रहा है। और तृणमूल के गुंडे लोग उधर खड़े थे यहाँ पे, तो हम लोग तो आएंगे। तृणमूल का गुंडे लोग अगर इधर खड़े रहेंगे तो कोई को तो जमीन तो छोड़ नहीं देगा किसी को। और यहाँ पे पुलिस जो था उसको बहुत पहले सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करवाना चाहिए था, वो बाद में की है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी में तनाव बढ़ता गया। फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। बता दें कि सोमवार को टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 6 के जरिए मतदाताओं के नाम दर्ज कर रही है। ये सभी नए नाम बिहार, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के हैं। इसके बाद अभिषेक ने आयोग से सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की थी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी
बिहार उत्तर प्रदेश के अवैध वोटरों को बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है। ममता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, भाजपा के एजेंटों को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये वोटर हाईजैकिंग की कोशिश है, वही गंदा खेल जो भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में खेला था। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनावी तारीख पास आएगी, ऐसी घटनाएं गातर देखने को मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अप्रैल से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार ने टीपी लिंक, हिकविजन जैसे चाइनीज सीसीटीवी कैमरों पर सख्ती बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत होता हुआ तो देखा जा सकता है, लेकिन कैमरे के बाजार में खास करके सीसीटीवी कैमरों की कीमत बढ़ सकती है। जो कैमरे अब तक घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे थे, क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? ये सवाल इन दिनों बड़ा अहम हो गया है। आखिर क्यों? उसे समझिए। दरअसल हमारे देश में जिन सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता है, वो अधिकांश चीनी कंपनियों के होते हैं। ऐसे में सीसीटीवी के इस्तेमाल से सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई चीनी कंपनियों के कैमरों में डेटा लीक और हैकिंग का खतरा सामने आया है। इसी को देखते हुए सरकार ने टीपी लिंक और हिकविजन जैसे ब्रांड्स पर कार्रवाई तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इस अप्रैल से इन कैमरों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू होंगे। इस फैसले का सीधा असर बाजार पर देखने लगा है। जहां पहले सस्ते में मिलने वाले सीसीटीवी कैमरे आम लोगों की पहुंच में थे, अब कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से तो काफ़ी कुछ ना सरकार ने जो कदम उठाए, बहुत अच्छे कदम उठाए। इससे हमारी जो इकोनॉमी पे निर्भरता जो चाइना पर थी कैमरों को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो अपनी दूर होगी। प्लस इसमें एक STQC करके इन्होंने सरकार ने एक नियम लागू किया है, जिससे जो भी कैमरा होगा उस कैमरे को एक प्रोसेस होती है STQC, जिसमें पूरा इसके अंदर चेकिंग होती है इस कैमरे की कि ये कहीं चाइना की चिप या ऐसा कुछ तो नहीं है। उस सीरियल नंबर के हिसाब से ही ये STQC वाले कैमरे आज की तारीख में मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं और 1 अप्रैल से फुल फ्लैश हो जाएंगे। जो पुराने कैमरे थे वो 31 मार्च तक आप रख सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद ये कैमरे भी ना कंपनी बेचेगी, ना डीलर बेचेगा और ना सरकार खरीदेगी। इन सब चीज़ों पर बिना इस्तेमाल का कोई भी खरीदी बिक्री नहीं हो सकती है 1 अप्रैल से। और इससे जो चूंकि सरकार को फायदा काफ़ी होगा, कैमरे के रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें, अधिकतर लोगों का मानना है कि सरकार का ये फैसला सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही है। चाहे कीमतें थोड़ी बढ़ी जाएं, लेकिन देश की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी ज्यादा जरूरी है। STQC प्रोडक्ट हैं वो बेचने का एक सर्कुलर आया है कि आप उनको जो IP कैमरे हैं, सिर्फ IP कैमरे नहीं बेच सकते आप, जिनके पास STQC या BIS ER सर्टिफिकेट नहीं है। ये 2 सर्टिफिकेट हैं, एक STQC और एक BIS ER, जो कि दोनों STQC के अंडर में आते हैं। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 2 साल से है। पिछले 1 साल पहले हिकविजन, दहुआ और काफ़ी कुछ ब्रांड जिनके पास STQC नहीं था वो नहीं बेच सकते थे कोई भी। अब जितने OEM प्रोडक्ट हैं जो कि सस्ते प्रोडक्ट आते थे, उनको भी हम 1 तारीख से नहीं बेच सकते और ये मैंडेटरी करा है अब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी की वजह से। जो अभी जो कैमरे आ गए हैं STQC कंप्लाइंट, उनको हैक करना थोड़ा मुश्किल काम है और उनमें चाइनीज़ चिपसेट नहीं होता है, इस वजह से भी वो आसानी से हैक नहीं हो पाते।
कहा जा रहा है कि जो कैमरे अभी तक 2 से 3 हजार में मिल जाते थे, अब उनकी कीमत 5,000 से ज्यादा हो सकती है। मतलब साफ है कि सीसीटीवी कैमरा के खरीदारों को अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन लोग अब सेफ्टी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का जो नियम आया है कि नॉन एसटीक्यूसी कैमरास हम लोगों को नहीं लगाने चाहिए, जिससे हमारा डेटा लीक हो रहा है, पाकिस्तान के पास तक जाने की खबरें आई हैं। तो भारत की से सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए हमने नॉन एसटीक्यूसी वाले कैमरास जो पहले लगे हुए थे हमारे ऑफिस के अंदर, उनको हटा के हम सिर्फ एसटीक्यूसीज वाले कैमरा ही लगा रहे हैं। इस वजह से हमने ये कैमरास बदल दिए। मैं भी सबको सलाह देना चाहूँगा कि आप भी अपने पुराने कैमरों को बदलें और नए कैमरे से। फिलहाल सरकार का फोकस साफ है, सस्ती नहीं बल्कि सुरक्षित तकनीक जरूर है। सरकार का फोकस क्लियर है कि सस्ती नहीं बल्कि सुरक्षित टेक्निक चाहिए। अब देखना होगा कि इससे बाजार और लोगों की जेब में कितना असर होता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।